आज कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं क्लास कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है।
अभी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखा था। आज कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं कि क्या होता है और कैसे इसको प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मटेरियल इसमें क्रिएट कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि जैसे अभी तक हम लोग ने देखा है कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है वो, ठीक है। जैसे नॉर्मली बनाते हैं हम लोग फंक्शन, वैसे ही वो बिहेव कर रहा है। कोई भी जीरो आर्गुमेंट पासिंग होती है उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो क्या ले रहा है, कुछ पैरामीटर्स को पास कर रहा है, चाहे एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन सारे पैरामीटर्स क्या है, उनका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का या डबल टाइप का है। कुछ इस तरीके से कि जो डिजिट्स में या डबल फ्लोट में डील करते हैं, हम उन पैरामीटर्स को जब पास करते हैं तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है कि जब हम एक पासिंग के थ्रू, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस समय जब हम ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। The copy constructor is a type of constructor which is used to create a copy of an already existing object of a class type. यानी कि इस वाले कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कॉपी जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको हम एज ए पैरामीटर पास करते हैं। अभी तक जो था वो वैल्यूज पास कर रहे थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इस तरह से, और कई सारी कर सकते थे। इसमें क्या है कि हम ये कर सकते हैं। एक मिनट बस। ठीक है, इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ही डायरेक्ट पास करते हैं। इट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म, ये इसकी ये बताया गया है कि ये जो इसका जो वो डिफॉल्ट लाइन, वो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। एक्स यानी कि ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन या कंस्ट्रक्टर, क्योंकि क्लास का नाम तो सब सेम ही रहता है इसमें। फिर ये क्लास का नाम और ये रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। वेयर एक्स is the class name, the compiler provides a default copy constructor to all the classes। ये default copy constructor एक compiler हमेशा प्रोवाइड करता है। ये उसका सिंटेक्स है जिसमें हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, पैरामीटर पासिंग में कोई भी इंटीजर लिख देते थे, इंटीजर ए, ठीक है। कई सारे भी बना सकते थे, इंटीजर बी, फ्लोट सी, इस तरह करके बना सकते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे होते हैं तो वही हमारा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें दो काम होते हैं, एक तो हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, जो पासिंग में जो रिसीव कर रहा है वहां से भी हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हेंस इट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ से जब हम कॉल, अभी जब एक प्रोग्राम देखेंगे तब उसमें और क्लियर होगा। एंड इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट विच इज एग्जैक्ट कॉपी, यहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट विच इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉपी एंड इट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ तो बस इसका एक नॉर्मल सी थ्योरी है कि सिंटेक्स इसका क्या होता है।
इसके अकॉर्डिंग बस आगे देखते हैं प्रोग्राम रन करा करके, तो उसमें और क्लियर होगा। ठीक है, ये प्रोग्राम है और ये अपनी स्टार्टिंग की 2 लाइन है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्लास इन्होंने सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से ही बना दी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए कि हम इसी चीज़ से डील कर रहे हैं। फिर प्राइवेटली 2 वेरिएबल एक्स वाई, पब्लिक के अंदर ये सेम नाम का क्लास, उसी नाम की फंक्शन अगर है तो कंस्ट्रक्टर यहाँ बना। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यूज को पास कराया जाएगा, मतलब रिसीव कराया जाएगा जब भी क्रिएट होगा। x1 को x में स्टोर कराया जाएगा, y1 को y में स्टोर कराया जाएगा। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे वैसे ही डील करेंगे जैसे हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉपी का बनेगा, लेकिन यहाँ पे अंदर पैरामीटर पासिंग में हम क्लास लिखते हैं और ये लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात, लेकिन जब फिर आगे जब हम इसको कॉल करेंगे, इसको ऐसे नॉर्मल लिख दे, इसको 2 तरीके से चल सकता है ये, चाहे तो ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 लगा दे, या तो इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, यानी कि हम इसको इसमें से पास कर रहे हैं। तो जब पहली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनेगा obj1, 10 और 15 नाम की 2 वैल्यू पास होंगी, ऑब्जेक्ट के क्रिएट होगा और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के दौरान ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। 10 और 15 नाम की वैल्यूज पास होगी, ये जाएंगी अपने इंटीजर 1 इसमें x1 और y1 में, तो यहाँ से मेमोरी में x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15 इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये इस वाली लाइन से कॉपी कंस्ट्रक्टर से डील किया जा रहा है। यहाँ कमेंट में लिखा भी है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या हो रहा है कि दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है obj2 नाम का, लेकिन इसमें कोई वैल्यू इंटीजर टाइप की नहीं पास की जा रही है। ठीक है, इसमें पास किया जा रहा है वो पहला वाला ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को ही हम इस वाले नए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड में पास कर रहे हैं। अब इसमें एक सिंगल पैरामीटर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ऐसा बना दें जिसमें कोई भी पैरामीटर पास ना हो, तो भी ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक पैरामीटर पास है। और अगर हम उस वाले में सिर्फ इंटीजर x1 रखें तो भी वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ जो हम पास कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, और अगर यहाँ पे हम अगर बनाते तो उसको रिसीव किस में कराते, इंटीजर टाइप में, तो वो गलत होता है, उसमें एरर देता। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को पास कराने के लिए ऑब्जेक्ट टाइप का ही क्रिएट करना होता है पैरामीटर। ऑब्जेक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं क्रिएट होगा, हमें अंदर क्लास का नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला इससे एसोसिएटेड है, obj2 नाम की जो चीज़ है, ये जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ये इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये जब इसमें आएगा, यानी कि इस यहाँ से क्या हो रहा है, obj1 पास हो रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को पास कर रहे हैं। रिसीव कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक क्लास बनाई और एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, यानी यहाँ पर देखिए 2 काम हो गए, क्योंकि पूरा प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर से है। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एक सैम नाम का एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट पास हो रहा है और यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो ये बार बार प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम अगर इसको चलाते हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते यहाँ पे, इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ से 2 काम हो रहे हैं, एक obj2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और साथ ही उसमें एक obj1 नाम का, यानी ऑब्जेक्ट 1 नाम का जो पहले ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो एज ए रेफरेंस पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। ठीक है, इंटीजर या कैरेक्टर टाइप की कोई वैल्यू पास नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट टाइप का ही वेरिएबल चाहिए। लेकिन यहाँ जब हम कंस्ट्रक्टर से डील कर रहे हैं तो यहाँ ये क्या काम करेगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा सैम नाम का, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सैम नाम का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो हमारा जो काम, जो हम उसकी वर्किंग को शो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो हम ये अगर यहाँ पे करेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट ना बनने दें। ठीक है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट ही ना बनाएं
तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस लगा देंगे, ठीक है, पास बाय रेफरेंस। अब ये क्या होगा, अब यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये देखिए न्यू शेयर में, अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इस वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो क्या हुआ, सैम डॉट एक्स से एक्स की वैल्यू मिल गई 10 और सैम डॉट वाई से वाई की वैल्यू मिल गई 10। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो obj2 के लिए हैं, ठीक है। अब सी आउट प्रिंट होगा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, यहाँ रहा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, उसके बाद obj1 डॉट डिस्प्ले, obj1 डॉट डिस्प्ले के अकॉर्डिंग क्या होगा 10 और 15, 10 और 15 आ गया। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर सेकंड वाला सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके बाद obj2 डॉट डिस्प्ले में obj2 डॉट डिस्प्ले के अकॉर्डिंग 10 और 15 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बस ये ध्यान देना है कि जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर से डील कर रहे हैं, तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो रिसीव करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ना बनाए, उसकी जगह अगर हम एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और रेफरेंस वेरिएबल से हम वैल्यू को इस तरह से एक्सेस करते हैं, सैम डॉट एक्स सैम डॉट वाई, मतलब डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ डॉट ना लगाना चाहें, जैसे हम यहाँ एम% लगाए, इसकी जगह हम एक पॉइंटर लगा दें, तो पॉइंटर के लिए हम तब भी इसमें एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है एक पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने का। इसमें हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, डैश और एरो का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब हम पॉइंटर वेरिएबल से डील करेंगे तो हमें एरो का साइन लगाना पड़ता है। अब इसको रन कराते हैं, अब ये रन हो जाएगा, ठीक है, न्यू शेयर स्पीड यहाँ से रन हो जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, पहला तो ये देखना है कि हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिसीविंग टर्म है वो ऑब्जेक्ट ना हो, या तो वो रेफरेंस वेरिएबल हो या तो वो पॉइंटर वेरिएबल हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ से फिर से एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हो जाएगा, तो ये एक तरीके से रिकर्शन की तरफ चला जाएगा कि बार बार ऑब्जेक्ट पास और ऑब्जेक्ट क्रिएशन चलता रहेगा। तो जो हमारा मोटिव है इसको शो करने का, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर में वो काम हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको दो तरीके हैं, या तो आप इसको रेफरेंस वेरिएबल बना लीजिए या पॉइंटर वेरिएबल बना लीजिए। पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे तो यहाँ पे एरोज लग जाएंगे, और अगर डिफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ डॉट लग जाएगा, ठीक है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर की वर्किंग है, देख लीजिए इसको एक बार, फिर आगे दूसरे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस पोस्ट कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए तो फिर इसको एंड करते हैं और दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। दूसरा टॉपिक डिस्ट्रक्टर है, तब तक आप लोग जरा थोड़ा इसको देखिए, मैं
और क्लास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर काम क्या था, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और उसी क्रिएशन के दौरान ये वो फंक्शन कॉल हो जाता था। कंस्ट्रक्टर जैसा एक फंक्शन था, तो डिस्ट्रक्टर भी उसी तरह एक फंक्शन ही है। डिस्ट्रक्टर का काम है जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, डिस्ट्रक्टर इन C++ are member functions in a class that delete an object. They are called when the class object goes out of scope, such as when the function ends, the program ends, a delete variable is called, etc. ठीक है, ये तब कॉल होते हैं जब हम उनको, जब कोई भी प्रोग्राम खत्म हो रहा होता है या उस ब्रैकेट के बाहर, उस ब्रैकेट के अंदर तक जितना भी स्कोप होता है सिर्फ वहीं तक ये वर्किंग चलती है। जैसे कि हम लोगों ने स्कोप पढ़ा था, किसी भी वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होता है, जहाँ तक कि हम ब्रैकेट के थ्रू सीमा एक लिमिट उसकी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर भी उसी समय ही वहीं तक ही चलते हैं जहाँ तक एक फंक्शन खत्म ना हो या प्रोग्राम खत्म ना हो, यानी जो लास्ट ब्रैकेट लगता है बस वो जैसे एग्जीक्यूट होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद फिर हम उस ऑब्जेक्ट का यूज करके कोई भी काम नहीं कर सकते, ना फंक्शन कॉल कर सकते हैं कोई भी, और ना ही कोई वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। Destructors are different from normal member functions as they don't take any argument. इनके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता एंड डोंट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्टर में क्या था, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ये तो हम लोग ने देखा, लेकिन जो आर्गुमेंट होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं वो कुछ होते हैं उसके पास। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो डिस्ट्रक्टर कुछ तरीके से डिफॉल्ट जो डिस्ट्रक्टर है वो कुछ या कह सकते हैं ज़्यादा तरीके से सिमिलर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के, बस एक उसमें एक और सिंबल लग जाता है जिससे ये पहचाना जाता है कि वो डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, also destructors have the same name as their class and their name is preceded by a tilde। ठीक है, डिस्ट्रक्टर जैसे हम लोग ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा था कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, कोई भी वैल्यू पास नहीं करता है, तो उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर भी होता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर के ये जब हम वो करते हैं, इसको कॉल करते हैं, तो उसके पीछे एक टिल्ड साइन का यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आता है। इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये रहा प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर का, जिसमें इन्होंने क्या किया, एक डेमो नाम की क्लास बनाई है। ठीक है, ये प्रोग्राम बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा आप लोग को, मतलब ठीक से विजिबल है कि इसको और बड़ा करें, बताइए क्लास, विजिबल हो रहा है ये प्रोग्राम? सर बड़ा कीजिए। ओके, अब ठीक है, और थोड़ा और इसको लार्ज करें। बताइए अब इतना ठीक है कि और इसको करें थोड़ा? यस सर अब ठीक है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और हो सकता है तो और कर देते हैं। ठीक है, ये रहा प्रोग्राम। ठीक है, इसमें डेमो नाम की क्लास बनी है, प्राइवेट में दो वेरिएबल ले लिए गए, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, पब्लिक के अंदर डेमो, यहाँ डेमो है और इसमें कुछ पैरामीटर्स पास हो रहे थे, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। और क्या पहचान है कंस्ट्रक्टर की, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, फंक्शन का नाम सेम, क्लास का नाम भी सेम है। तो ये हमारा हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं इंटीजर टाइप के। ठीक है, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिया गया जिसकी डेफिनेशन यहीं पर दे दी गई कि सी आउट नंबर 1 को प्रिंट करेगा और नंबर 2 को प्रिंट कर देगा। ये होता है डिस्ट्रक्टर। देखिए, जैसा कि अगर हम यहाँ पे एक ये बनाते
डेमो नाम का, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर हमारा डिफॉल्ट ऐसे ही होता है, फंक्शन का नाम भी सेम है, क्लास का नाम भी सेम, और कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है। ये उसकी बॉडी हो जाएगी जो भी हम इसमें लिखना चाहेंगे। लेकिन बस एक टिल्ड साइन और होता है डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टर को हम इस तरह से दिखाते हैं, टिल्ड साइन, क्लास का नाम वही है जो भी रखेंगे, फिर सी आउट, या इसके अंदर हम कुछ भी डिफाइन करें, इनसाइड डिस्ट्रक्टर यहाँ लिख सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेन दिखाया, मेन फंक्शन लिखा, डेमो obj1, ठीक है, डेमो नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा फंक्शन कॉल होगा, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 10 और 20 नाम के वैल्यूज पास होंगी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ढूंढेगा कहाँ पे हमें सेट होना है, n1 में आएगा 10, n2 में आएगा 20, इस तरीके से ये वैल्यू नंबर 1 और नंबर 2 में स्टोर हो जाएंगी। अब obj1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले में नंबर 1 और नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, तुरंत ही इनसाइड डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम किसी तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, और ना ही हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ना ही कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम बस उसका स्कोप खत्म कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा। मेरे ख्याल से जावा में ये फीचर होता है कि वो अपने आप ही ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर का एक सिंटैक्स है जिसे हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर जावा के बारे में जिसने पहले पढ़ा हो उसको पता होगा कि जावा में जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं प्रोग्राम खत्म होने पे, सी प्लस प्लस में हमें डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो बस जहाँ तक ये स्कोप खत्म हो रहा है वहाँ तक ये, इसके एग्जिट होने के बाद ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा डेमो, तो इनसाइड डिस्ट्रक्टर हमें दिखाई मिलेगा। इसको रन कराते हैं, एक ब्रैकेट सर्जिकल लगाएंगे, ठीक है। तो ये आया, न्यू शेयर करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए इनसाइड कंस्ट्रक्टर, जब से ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं सी आउट में ये दिखाएगा इनसाइड कंस्ट्रक्टर, फिर नंबर 1 और नंबर 2 असाइन हो गया, लेकिन अभी प्रिंट नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने सी आउट नहीं लिखा है। फिर हमने जब obj1 से डिस्प्ले को कॉल किया है तब नंबर 1 और नंबर 2 आया, फिर उसके बाद जैसे ये ब्रैकेट लगा है, ठीक है, लास्ट वाला ब्रैकेट लगा है, तब हमें क्या दिखाई देगा, इनसाइड डिस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका स्कोप यहीं तक था। अब इसमें अगर हम आगे कुछ अपना और कुछ करके देखते हैं, कि जैसे देखिए हम इसका स्कोप जो है वो थोड़ा सा और इसको सही करते हैं, जैसे एक ये रहा, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हमने दो ब्रैकेट लगा दिए, यानी इस वाले ऑब्जेक्ट को जो स्कोप है वो सिर्फ यहीं तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस वाले जो ऑब्जेक्ट का स्कोप है वो यहीं तक है। अब अगर हम इस स्कोप के बाहर इसको कॉल करें, obj1 डॉट डिस्प्ले फिर से लिखते हैं, तो यहाँ पे एरर देना चाहिए, obj1 डॉट डिस्प्ले अगर हम लिखते हैं तो ये एरर देगा, ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इस वाले जो ऑब्जेक्ट का स्कोप था, obj1 का स्कोप था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ और रिटर्न के बाद का जो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसके बाद ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें अगर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है तो हमें फिर से डेमो क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा obj2 नाम का, ठीक है, तभी हम इसको कॉल कर सकते हैं। यानी कि जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी ऑब्जेक्ट से ही हम कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं या कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्कोप जैसे होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, सारे प्रोग्राम के ब्रैकेट्स ऑफ हो रहे होते हैं, क्लोज हो रहे होते हैं, तो उसी समय डिस्ट्रक्टर कॉल होता रहता है और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो बंद मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे मेमोरी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो आप अपने प्रोग्राम में सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हमेशा कर सकते हैं कि जो भी हमने बनाया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, मेमोरी फ्री हो जाए, ठीक है। देख लीजिए इसको, फिर अगर ना समझ में आए तो बताइए।
देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट हमें जब बनाए हैं तभी हम इसको कॉल कर सकते हैं। इस वाले ऑब्जेक्ट का जो स्कोप था वो यहीं तक ही था, इसलिए हमें इसको यहाँ पे कमेंट देना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने दूसरी वैल्यूज पास करी और फिर से डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से शो होगा। अटेंडेंस पोस्ट कर दी है तो फिर एग्जिट हो सकते हैं क्लास से।